आने के बाद से अम्मा बेगम लाउंज में दाएं से बाएं चक्कर लगाते बार बार हवेली के गेट से नजरें जमाए हुए थे। गेट खुलने पर नवाब साहब की कार अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे एक गुस्सा और सुहान दूसरी आदमी नजर आया और तीसरी कार खाली थी। अम्मा बेगम का दिल दहल गया। क्या हुआ उसे? वो तेजी से कोर्ट से निकल आई। महादेव डगमगाती हुई एक तरफ पीछा और दूसरी तरफ आगा साहब को थाने चलता अंदर दाखिल हो रहा था। कुछ नहीं, शायद घबरा गया, सिहान ने बेबाकी से कहा और अपने कमरे की सिमत पर गया। अम्मा से नजरअंदाज करके महादेव के सामने आती। महादेव को कमरे में आराम करने ले ताकि बटीनों नवाब साहब की स्टडी रूम में आमने सामने खड़े थे। कब तक चल रहे ये सब? उन्होंने डटी आवाज में पूछा। एक माह से, अम्मा बेगम ने जवाब देने में पहल की। मेरी पीठ पीछे आप दोनों ने हाथ मिला लिया, हाँ, और जट से महादेव को नॉर्मल करने। ये सोचा कि उस सब का उसके टेंशन क्या असर पड़ेगा। उनकी हफ्ती बरकरार है, जहन पर मुस्बत असरात पड़े हैं आगा साहब। सब बातों को समझने लगे, अपने एहसास और जज्बात को कंट्रोल करने लगे। जमरूद से अपनी जाने से तसल्ली दी कि आप उसे ठीक होता नहीं देखना चाहते। अम्मा बेगम ने शोहर का हाथ सामने मतरन्नम नजरों से देखा। देखना चाहता हूँ, पर आप दोनों उसे मजीद बीमार कर देंगे, वैसे ठीक नहीं होगा। जमीर साहब मसलिन ना हो, किसी को मार कर भी तो वो ठीक नहीं होगा। उसे बस हमारी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। हुसैन पूछे कि कत्लो गारत बंद कर दीजिए। जमरूद ने उम्मीद बांधने की नई कोशिश की। ठीक है, मैं बंद कर दूंगा। आज जो हुआ तो हुआ, और अगर दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी तो आप दोनों फिर कभी उसके पास नहीं जाओगे। अब के बाद उन्होंने हामी तो भरी, पर साथ साथ तरदीद भी की। अम्मा बेगम और जमरूद ने सुकून का सांस लेते सरफात में मिलाया। दरवाजे के पीछे उनकी गुफ्तगू सुनती मनसा की इनका सफात सुनकर हड़बड़ी में भागी। तुम क्या कर रही हो? कोई तरीका मिला क्या नहीं? वहाँ वो सब महावीर को नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिशों में लगी। अगर वो सच में नॉर्मल हो गया तो हमें अभी जितनी कदर मिल रही है ये भी हाथ से चली जाएगी। परेशान हाल उसने गुस्सा को झंझोड़ा था। फिक्र मत करो, मुझे तो और मिल गई। मैं बैठा नींद दराज लेटे सिगरेट कर सोते सोया था। मनसा उसके पास बैठ के उसकी बातों पर कान धरती। आगा साहब की कमजोरी महावीर है और महावीर की कमजोरी जमरूद। पहले हमें जमरूद को खत्म करना होगा। वो रास्ते से हटेगी तो महावीर पहले से भी बदतर हो जाएगा, और महावीर टूटेगा तो आगा साहब कमजोर पड़ जाएंगे। उससे धुआं उड़ाती प्लानिंग की, और फिर हम आसानी से सारी जायदाद पर कब्जा कर सकते हैं। मनसा ने उसकी अधूरी बात मुकम्मल की। यूसानी सर को कम देकर तल के छप गए। उन दोनों के दिलों में नफरत और हसरत की आग कितनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला था, ये वक्त बता सकता था। ये इंसान के अपने हाथों में है कि वो अपने दिलों को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाते हैं। इंसान चाहे तो इखलास के रंगों से भर के, चाहे तो बगस और हसरत से काला कर दे, मगर अल्लाह को पसंद है इखलास भरा दिल ही होता है। जमरूद रूम में आए तो महावीर उठा हुआ था। वो आंखें खोले सब टूटे फानूस को देखता था। उसके आने पर भी कोई रडे अमल दिखाया। जमरूद के ऊपर से बेहतर आके लेती थी, तब भी वो ऐसे ही लेकर ना, भूख लगी है तो खाना ला दो। उसने प्यार से पूछा था। महावीर उदास तो रहा, मुझसे बहुत प्यार करते हो? और उससे पूछते हुए हाथ बढ़ाकर उस तरफ अपनी सुनत है। महावीर एक नजर उसे देखा, चलते चुपचाते उस पर बैठ गया। धड़कन पीछे तेज होती महसूस हुई। आगा साहब उससे नाराज होंगे। उसके दिल में जमरूद के लिए मोहब्बत थी या नहीं वो फिलहाल नहीं जानता था, पर जिसके लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत थी उन्हें नाराज करना उसे बर्दाश्त न हुआ। बिल्कुल नहीं, वो खुश है कि आप सही गलत को फर्क कर पा रहे हैं। आपसे वो कभी नाराज नहीं हो सकती। इंसान की हक जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। आप उससे बच जाओ, क्योंकि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। जमरूद ने समझाने की कोशिश करके उसका हाथ तो चलिए नहीं, तो मुझसे बात करने नहीं आई। महावीर का जमीन आगा साहब की फिक्र नहीं ढूंढता रहा। महावीर मैं बात करके आ रही हूँ। उनको लगा आप सो रही हो, इसलिए नहीं आए। आपकी बात समझोश में तफक्कुर हुई थी। महावीर ने नफी में सर हिला दिया, अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। एक ही जगह दाएं से बाएं होने लगा। थोड़ा बहुत ही शराब काबू करना तो ठीक था, मगर ऐसी हालत कैसे संभाली ये समरूद को समझना है। मेरा यकीन करो, आगा साहब आपसे नाराज नहीं। उसने खड़ी होकर इत्मीनान देने की कोशिश की। महावीर ने गुस्से में आते से परे किया। वो दो कदम पीछे होकर बैठी पानी से टकरा की। अब वो नाखून से बात एक एक दराज खोल कर देखने लगी। जमरूद समझते कि वो क्या ढूंढ है, मगर अपनी जगह साकित खड़ी हुई। मेरी मेरी मेडिसिन। वो एक एक चीज उलट पलट कर दूसरा चिंतारा। जमरूद ने खुद की हिम्मत बांधे वो कुंबल पर गला करके, कौन सी मेडिसिन? जानबूझकर अनजान बनना भारी पड़ गया। महावीर कौन हर नजरों से घूरते उसके सर पर पहुंचते। मेरी मेडिसिन दो। वो गले पर जोर देता चिल्लाया। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, वो तो बस नींद की गोली में तो बातें कर रहे थे। हालत में आराम दिलाने देती है आपको। जमरूद से अपनी बात पर रख दी। मुझे वो चाहिए। अब इस शराब और कैसे साबी दौरे में बदलने लगा। आपको वो नहीं चाहिए महावीर, और अभी से नींद की गोली से आदि मत बनाओ। वो इतनी जोर से चिल्लाते जवाब हुई। मैं मार दूंगा तुम्हें। उसकी सांस उखड़ने लगी। मार दूं? मुझे मारने से सुकून मिलता है तो मार दूं। और उसके सामने डट कर खड़ी होगी। जमरूद की आंखों में जुनून था। वो देखना चाहती थी कि उसकी लगन कितनी है।
तो देखना चाहती थी कि उसकी लगन जीत है या महावीर पर गुस्सा। उसे घोरते महावीर ने हाथ हवा में बुलंद किया था। जब उसने सांस रोकी उसे मारने की बजाय वो एड़ियों के बल घूमा और पूरी कुवत से वफा की बात में दूर मारा और एक के बाद दूसरा वार करने लगा। महावीर खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे, रुक गए। जमरूस ने दोनों हाथों से उसका बाजू थाम कर अपनी कुवत जान लगा कर पीछे खींचा। महावीर तैसा मलाल में तवाज़ुन बरकरार रखा था और इज्जत आने में वो दोनों एक साथ बचकर गिर पड़े। क्योंकि जमरूद लटपट कर महावीर उसके ऊपर माहौल में सकोचा छा गया। घड़ी की टिक-टिक और सांसों के शोर के अलावा कोई आवाज न थी। स्याह आंखें उसकी ब्राउन आंखों में मुसीब हो गई। जमरूद की बाहों ने उसे अपनी पनाह में ले लिया। महावीर के गुस्से पर मानो घोड़े पानी पड़ गया। उसने माथे पर बिखरे बाल पीछे किया और चेहरा जमरूद के आगोश में छुपा लिया। उसका दिमाग कमजोर जरूर था मगर दिल और जज्बात 18 साल मरते थे जो दिन से मुखालिफ की बाहों में तूफान की मानो तेज हो गए। जमरूद के लिए ये पल हसीन लम्हात में से एक था। उसने आंखें बंद करके महावीर की जज्बात को हमाल कर लेते और इस दुनिया में कोई फौकत नहीं होता, लगाव हो तो इंसान खूबियां तलाश कर ही लेता है। जमरूद ने महावीर की हर कमजोरी और खामी को एक साइड पर रखकर सिर्फ खूबियों को नजर बंद किया और तेजी से आने महावीर को नॉर्मल इंसान की तरह जीने की तरफ माइल किया था। आफ्ताब का तुलूक पे एक घंटा गुजर गए थे। सरीन सरीन हवेली के लॉन के दस्तों पर चढ़ाकर अब फिर इसकी तलाश में निकल गए थे। अस्तबल के घोड़े सुबह की सैर को जाने को बेताब थे। हर तीन अपनी काम में जुट चुका था। पर अचानक से एक इंसान के चेहरे पर थी जो सुबह सादिक से लॉन लॉन्च और दूसरी मंजिल का तीसरा चक्कर साधकर अपने आप में बड़बड़ाते नीचे आ रहा था। क्या हुआ बहादुर खान, इतने परेशान क्यों हो? अम्मा बेगम किचन एरिया में जाते जाते रुककर मुस्तफर हुई। बड़ी बेगम तो महावीर बाबा आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए। उससे बचपन से आज तक कभी वर्जिश ज्यादा नहीं की। इसलिए सारा फिक्र हो रही है। बहादुर काका माधव अंदाज में सर झुकाए मुखातिब और जमरूद। अम्मा बेगम ने भी चीनी से सर उठाकर ऊपर बंद दरवाजे को देखा तो भी अपना बाहर नहीं है। इसलिए तो ज्यादा घबरा क्यों? बहादुर खान ने उसे मुतफक्किर अंदाज में जवाब दिया। कहीं महावीर ने उसे कुछ करना दिया हो। अम्मा बेगम ने कल के बाद रात करके दिल में सोचा और सीढ़ियों पर रुक गया। दूसरी तरफ जमरूद पूरी नींद से हो रही थी। उसकी नींद दरवाजे पर होती दस्तक पे टूटी। जनोदनी में जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करते वह वक्त तय न कर सकी। दरवाजे के पास अम्मा बेगम को अपने नाम पुकारते और दस्तक देते सुनकर वो पूरी तरह जागी। उसने नैरोसदा होकर कमरे में पूरी रोशनी फैली देखी तो हड़बड़ा कर चलबल बदली। बेड की दूसरी साइड महावीर बेफिक्र सो रहा था। वो अम्मा बेगम से यूं दरवाजा बजाना समझ गई। कंफर्टर से निकल कर तेज तेज पहले नाइट गाउन पहना, फिर बालों में हाथ फेरकर समेटे शॉल ओढ़ी और दरवाजे को क्या अल्लाह मैं कितना परेशान हो चुकी। लॉक तोड़ने का सोच ही रही थी कि तुमने दरवाजा खोल दिया। अम्मा बेगम ने उसे दरवाजे की ओर से नमदार होते देखे तो सबका सांस लिया। सॉरी वो रात लेट सोए थे तो वक्त का पता नहीं चला। जमरूद मुझे तब होती माजरत खबा हुई। भाभी ठीक ना, मुझसे ज्यादा तो बहादुर काका परेशान हो रहा है कि आज उसके महावीर बाबा ने वर्जिश ज्यादा कर दी। अम्मा बेगम ने मजाहिया अंदाज में सर झटका। ठीक है सॉरी। जमरूद ने शर्माते हुए कहा उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अम्मा बेगम को महावीर पर इतनी देर तक सोए रहना मशकूक लगा। नहीं अम्मा बेगम, तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और अब तो कभी भी नहीं। जमरूद ने इत्मीनान से थी उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। अम्मा बेगम ने अपनी बात और उसका चेहरा देखा था। जमरूद के चेहरे पर अलग ही होता, आंखों में हया खातों की गर्मी और गालों पर छाई सकी उनके विलन की दास्तान छुपा न सकी। अम्मा बेगम खुशी से सरसार होती खुलकर मुस्कुरा दे उसकी रफ्तार पर हाथ रखकर जीते रहने की दुआ दी। जाओ आराम करो, महावीर जब उठ जाए तो साथ में नाश्ता करने आ जाना। अम्मा बेगम ने मोहब्बत पास नजरों से सदैव की हिदायत दी। जमरूद सर झुकाकर इस बात में जमरूद से वापस कमरे में आ गई। अम्मा बेगम सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो बहादुर खान को वहीं दाएं से बाएं होते पाए। उन्हें आते देखकर वो फौरन सीधा हुआ। तुम भी ना बहादुर खान, कितना डरा दिया मुझे। भाई महावीर अब शादीशुदा मर्द, कभी कभार उठने में देर सवेर हो जाती है। तुम भी ना समझते नहीं हो। अम्मा बेगम ने धीमी आवाज में किया। माफी चाहता हूँ बड़ी बेगम, भूल गया था। बहादुर खान अपनी गलती पर शर्मिंदा होते बोला। हाँ ठीक है, जाओ तुम, तब तक कोई और काम कर लो। अम्मा बेगम ने हाथ जलाकर उसको जाने का इशारा किया। बहादुर खान सर को हम देखकर अपनी फर्ज की कीमत बढ़ गई। जमरूद इस बंधन में बनकर बहुत खुश थी। कमरे में वापस आकर कंधों से साल हटाकर महावीर की अपनी करीब फेंकती थी। उसे आज महावीर पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने बाजू की नीचे से हाथ गुजार कर उसके सीने पर रखा और उसकी तरफ कंधे पर बोसा किया। महावीर ने सीने पर नरम लम्स महसूस कर लिया तो आंखें खोली। जिंदगी की नई सुबह की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ था। उसका खिड़की की कीमत था, उसका चेहरा खिड़की की कीमत है। इसलिए बाहर पूरा सूरज चले हुआ देखकर सुबह करंट खाकर उठ बैठा। जमरूद हड़बड़ा से की उसे लगा महावीर उसके इतनी करीब आने से परेशान होकर उठ बैठा। क्या हुआ? जमरूद ने पीछे से ही उसके कंधे के ऊपर से फिर आगे को किया। प्रैक्टिस मिस हो गई। उससे आजकल वारफनी न करने का अफसोस हो रहा था। कोई बात नहीं, सामने कर लेना। उसने मुतमईन होते उसके कंधे पर ही सर झुका दिया। मैं इतनी देर कैसे सोया रहा? महावीर को अब भी यकीन नहीं आ रहा था।
जब इंसान को अमन होती है, उसकी जिंदगी में हर तरफ से प्यार और सुकून छा जाता है, तो वो आराम से गहरी नींद सो जाता है और अपने एहसास के बारे में समझाने लगी। महावीर पलटने लगा तो समरूज ने अपना सर उठा लिया, वो हल्का मुड़ा और समरूज की गोद में सर रख दिया। उसका रोशन चेहरा महावीर के सामने हो गया। थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। वो जमरूद को मोहब्बत पास नजरों से देखते हुए मजबूर हुआ कि आपकी किस्मत में होना लिखा था, इसलिए मुमकिन हो सके। जमरूद उसी अंदाज में कहती महावीर की पेशानी पर लब रखी, हमेशा मेरे पास रहोगी। उसने उस एहसास को दिल में भर के आंखें बंद की, हमेशा साथ रहूंगी। उसने वादा किया, तो कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। उसने दूसरा वादा किया, कभी नहीं जाओगी, मर भी गई तो साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने उसी जज्बे से दूसरा वादा किया। महावीर मुतमिन होते मुस्कुराते दिल में मोहब्बत के नए रिश्ते को जगह दे दी। उन दोनों को मालूम नहीं था कि किस्मत बहुत जल्द पलटने वाली थी। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सेंट्रल टेबल पर जूस का गिलास पड़ा देखा। बहादुर खान फौरन से उसकी जानिब भागा, मगर इससे पहले ही महावीर गिलास उठा चुका था। मैं दूसरा बना देता हूँ बाबा, तो गर्म होते हैं। बहादुर खान ने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया था। महावीर ने आंखों में शक्ति लाए हाथ हवा में बुलंद किया तो बहादुर काका का कंधा अपने आप उठ गया और सर एक जानिब को झुकने लगा। हैरत से सर पर आसमान तक गिरा जब हाथ रुखसात पर पड़ने के बजाय कंधे पर पड़ा। कोई बात नहीं काका, रिलैक्स। महावीर ने अपने मजबूत हाथ से उधेड़ उमर बाबा बहादुर काका का शाना तक छपाया था। बहादुर खान आंखों में नमी लिए मुस्कुरा दिया। महावीर उसकी मुस्कान से बेतासुर रहा और जो उसका घुंड भर के लॉन में निकल गया। उन दोनों से कुछ फासले पर खवातीन की मंत्र देकर जंग रहते थे। जमरूद के चेहरे पर फक्री मुस्कुराहट, अम्मा बेगम के चेहरे पर खुशी, तमन्ना सा और हन्ना के चेहरे पर बेयकीनी। उनका मानो रंग से उठ गया था। न महावीर को गुस्सा आया था, न काका पर हाथ उठाया था और ना ही हंसलाया था, बल्कि वो नॉर्मल इंसान की तरह दरगुजर करके बढ़ गया था। ये बात काफी देर तक मनसा और हमना को खटकती रही। तुमने देखा है गुस्सा? मनसा ने हैरान कर देने वाले लहजे में उस मुखातिब को क्या देखना था? वो लैपटॉप खोले तो उंगलियों के माबेन सिगरेट हंसाई को शायद कर रहा था। महावीर बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा बर्ताव करे। आज तो उसने सुबह की टक्कर से मुस्कुरा दी और बहादुर काका पर गुस्सा भी नहीं हुआ। मनसा अब तक शौक में थी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी तो मिजाज बदलते रहती है। तो कोई ईमेल लिखने में मदद लिखा तुम समझ नहीं रही। हम जैसे नॉर्मल इंसानों की तरह होकर बात करते घबराया भी नहीं। मनसा ने तब फिर उसका लैपटॉप बंद कर दिया, उल्टा सीधा होकर सिर की पुट से पेट लगाए सिगरेट नोटी कर दी। उसकी बात गौर से सुनने लगा। समझ नहीं आई, जमरूद ने कुछ ही महीनों में उसे नॉर्मल कैसे बना दिया? वो अब यूसुफ को देख कर कि मानो उसका जवाब मांग रही हो। क्या कह रही हो? महावीर का प्रोजेक्ट दिमाग कमजोर है, वो 4-5 महीनों में कहाँ नॉर्मल हो सकते हैं? यूसुफ उसका तबसरा बेमंतक लगा। कहीं को शुरू से नॉर्मल तो नहीं थी। सिर्फ अम्मा बेगम और आगा साहब का लाडला बनने पागलपन कैसा होगा? मनसा हाथ थोड़ी सी नीचे रखकर सोचने में गई। अजीब बात करती, बचपन से आज तक हजारों डॉक्टर्स को दिखाया, सब ऑटिज्म की बीमारी बताते हैं और पूरी तरह नॉर्मल हो ही नहीं सकती। हाँ, कभी कभी नॉर्मल इंसानों जैसे हरकत कर सकते हैं, पर हमेशा की ये नहीं। मुझसे सिगरेट ऐसे में दबाते क्या उठ कर जाने लगी, तो तुम क्या उसकी पूरी तरह नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हो? मनसा ने कंसिया टूटे उसे रोका। मैं सिर्फ सही मौका पर इंतजार करूँ। बस सफाकी से कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मनसा अभी मतलब बैठी थी। क्योंकि महावीर सुबह प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, इसलिए शाम के वक्त सवारी के पास खड़े कर रहा था। जमरूद कदरी फासले पर चेयर पर बैठे से देखती थी। कैसा था? आखिरी बार पर चिल्लाकर वो जमरूद के सामने खड़ा हुआ। उसका लंबा कान थोड़े छाने को सटी भीषण हल्के धूप में मजदूर कौन लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा। तब से कह रहे हो तलवार पासी? जमरूद उसे 27 नजरों से देखकर तारीफ करने लगी। 6 साल की उम्र से तुम्हारी याद करके ठीक सा मुस्कुराते, मुझे भी सिखाओगे? उसके साथ खड़े होते फरमाइश की, तुम्हारे नाजुक हाथों में उसे उठाने की ताकत थी। महावीर ने मजाकिया कहते अपनी तलवार उसके आगे की। उसके बाद तक मुंह बनाते जमरूद ने तलवार थामी, पर बाकी दोनों हाथों का जोर लगाकर भी सीधा उठाना पड़ा। वो तलवार बाकी बहुत भारी और मजबूत थी, जबकि उसके मुकाबले महावीर एक हाथ से उसे हवा में उठा उठा कर चलाता था। उस बात से वो उसकी ताकत का अंदाजा चला चुकी थी। बिसामत की ताकत पर ही सही, पर दिमागी तौर पर कमजोर था, जिसका फायदा उसके भाई उठा रहे थे। मैं तलवार नहीं उठा सकती, पर आप ये किताब को उठा सकते हैं। जमरूद ने किताब पकड़ी। ये क्या है? महावीर उलट पलट कर देखने लगा। किताब है, आज से आप पढ़ना लिखना भी सीखोगे। उसने कुछ मिजाजी सा आइब्रो उठा के कहा था कि महावीर से दिलचस्पी पैदा हो। मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कभी स्कूल नहीं गया। उससे छोटा किताब फेंके। जमरूद छुट्टी और किताब उठा ली। मैं सिखाऊंगी, मेरे साथ पढ़ोगी ना? वो भागते हुए उसके पीछे लगे। नहीं, वो दरअसल कैसा निकालो मेरी खाती। जमरूद ने मासूमियत से कहते उसका बाजू पकड़ कर रोका। बिल्कुल नहीं। वो चिल्लाया और उसका हाथ झटक गया। महावीर प्लीज। जमरूद वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। उससे अभी महावीर के जहन को रोशन करने के लिए मजीद मेहनत करनी थी। रात खाने के बाद मनसा और हमने उसकी साथ डाइनिंग टेबल साफ कर पा रही थी जब मनसा उसके सामने आई।
ऐसा क्या ताबीज खिला दिया महाबीर भाई को जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, आगा साहब और अम्मा बेगम नहीं कर पाए, तुमने आते ही कर दिया। उसके लहजे में तंज के साथ साथ जलन भी महसूस हो। जमरोज हंस पड़े। ज्यादा कुछ नहीं किया भाभी, वही किया है जो आप करते हैं। उससे मुनस्सा का तंज उसी पर पलट के मुनस्सा ने आईब्रो मिलाई उसे देखा। अपने शोहर को अपने काबू में कर लिया। उससे बारी बारी मुनस्सा और हमना को देखा था, मगर प्यार से। बात मुकम्मल करके वो जाने के लिए मुड़ी। मुनस्सा और हमना ने हसद भरी नजरों का तबादला किया। भाभी, इंसान के दिमाग को सिर्फ एक चीज से काबू किया जा सकता है, वो है प्यार, शफकत। महावीर, जिससे इंसानों का दिमाग बच्चे की तरह क्या होता है, वो जिद करते हैं, रोते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं तो जल्दी मान भी जाते हैं। जैसे इंसानों को प्यार से ट्रीट करना चाहिए। अगर हम भी उनके साथ जिद पर आ जाएं या गुस्सा करें तो वो मजीद बीमार पड़ सकते हैं। वो जाते जाते रुक कर गोया हुई। मुनस्सा ने अदम दिलचस्पी से रुक कर लिया। ये सूरत की दीवानी दुनिया है, मन के अंदर कौन सी आंखें हैं, मगर मैंने महावीर के मन को पढ़ा है बस। आखिरी पिक्चर कहकर वो रुकी नहीं थी। दूसरी तरफ महावीर कमरे में बेड पर चौकी से बैठा जमरूज का मंजर से था। वह कमरे में आई तो उसे नजरअंदाज करते बेड की दूसरी साइड देखी। जमर, महावीर हिचकिचाते हुए उसे पुकारा। जमरूज ने कोई असर नहीं हुआ। वह हफ्ते जाहिर करती रही। जमर, आपकी बात अदा में कर और जबान में कपकपाहट थी। इस तरह नजरअंदाज होने पर महावीर बेचैन होने लगा। धड़कन भर की सांस तेज होगी। इस तरह अपनी अपनी जगह बैठे आगे पीछे होने लगा। जमर, इस दफा आवाज बुलंद और दिलचस्प थी। एक पल को जमरूज का लहू होने लगा। उसने खौफजदा होती आहिस्ता से करवट बदली। महावीर सर घुटनों में दिए खिसक रहा था। पूरे बदन पर लड़की से तारी थी। जमरूज डर सी गई। महावीर उससे कदरे नरमी से पुकारा और उठकर बैठ के उसके कंधे पर हाथ रखा। महावीर उसका लम्स महसूस करते ही एकदम मुड़ा और उसके खुले बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। आ, जमरूज तरह उठी, आंखें बड़ी होगी। बेयकीनी ने घेर लिया तो वही महावीर उसके कराहने पर मानो सदमे से बाहर आया और चौंक पड़ा। उसने फौरन से अपना हाथ नीचे खींच लिया और बैठे उतरा। चेहरे के रंग पक्ष से उड़ गए थे। जमरूज को ना देखने की खातिर पलट कर दीवार की जानी मौका लिया और खुद को ही थप्पड़ मारने लगा। महावीर, क्या कर रहे हैं? जमरूज का दिल दहल गया था। उसने लपक कर महावीर के हाथ पकड़े, मगर वो उसकी मुदाखलत से कहाँ रुकने वाला था। थप्पड़ इतना जोरदार होता कि पूरा कमरा गूंज उठा। महावीर, रुक जाओ। नहीं, वो मुसलसल उसे रोकने लगी, जबकि महावीर अपने आप में गूंज रहा था। उसे इर्द गिर्द से कुछ डर था। जमरूज को कुछ समझ न आया क्या करे। अभी वो उसे चश्मश में थी। क्या महावीर बेहोश होता गिर पड़ा। मुश्तरी को पहले से दिया, अब उसे गिरते देखकर उससे आसानी पता होगी। ये क्या हो गया महावीर? महावीर, उसने झुककर महावीर को सीधा किया। बेसुध महावीर का सर उसके बाजों में था। उसने सबकी देखकर झंझोड़ा, लेकिन उसमें कोई हरकत ना हुई। या अल्लाह, क्या करूं? उसने बेचैनी से नाखून दांत में दबाए। दूसरी तरफ शामिर साहब सबे ख्वाबी के ड्रेस में खेत गुजारते कमरे में दाएं से बाएं हो रहे थे। दीपा बेगम सो रही थी। धीमी लाइट में भी शामिर साहब के चेहरे से परेशान सा आवाज आ रही। तो कल से महावीर के बटाव पर सोचने में गुम थे। उसका जमरूज को देखकर साबित हो जाने, अपने आगा साहब के हुक्म की तकमील न करना, तो जमरूज के आगे आना, उसका हाथ रखना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके बदले खुद को जानने का कहना थे, तबीयत नासाज हो जाना। ये सब तेज घूम घूम कर शामिर साहब के जहन में गर्दिश कर रहे थे। महावीर ठीक हो रहे या मजीद बिगड़ रहे, और उस बात का तय नहीं कर पा रहे थे। अभी वो उन्हें सोचों में गुम थे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। शामिर साहब ख्यालात से निकलकर दरवाजे की सूरत बढ़े। धड़ धड़ दरवाजा बजने पर अम्मा बेगम भी घबरा कर उठ गई थी। आगा साहब, वो महावीर को पता नहीं क्या हो गया, अचानक ही होश हो गई। जमरूज ने कांपते हुए हाल बयान किया। उसकी बात सुनकर शामिर साहब की उजान पता होगी। वो उसे परे करते ऊपर की जानी भागे। उनके पीछे अम्मा बेगम और जमरूज के भी कदम बढ़ाए। बाहर से आती हड़बड़ी की आवाजें सुनकर दूसरा और मुनस्सा भी कमरे से बाहर आ गए। एक लम्हा लगा था हवेली की खामोशी को भगदड़ में तब्दील होने में। कमरे में आकर शामिर साहब फर्श पर पड़ी महावीर पर लपटे और उसे सहारा देकर खुद से लगाए। उसे उसके हाथ में चेहरे पर थपथपाया। एक के बाद एक करके सभी फैमिली मेंबर्स महावीर के कमरे में जमा हो गए। महावीर, उठो। महावीर, आगा साहब ने घटी आवाज में सदा दी। उस उम्मीद पर कि वो उनका हुक्म सुनकर होश में आ जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। युवराज सिहान की मदद से उन्होंने महावीर को उठाकर बेड पर ले जाया। सिहान, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। आगा साहब ने अपनी कोशिश नाकाम होते देकर हिदायत दी। सिहान सरस बात नहीं लाते बाहर निकल गए। उसके पीछे दूसरा भी निकल आया। अभी सिहान डॉक्टर को कॉल मिलाता कि उसने उसे रोक लिया। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। उसके इरादे ठीक नहीं थे। 1 घंटा बाद डॉक्टर आया। उसने बाकियों को निकाल दिया और फिर आगा साहब कमरे में मौजूद हुए। अम्मा बेगम बेचैन होती जमरूज के पास आई। जमरूज, अचानक क्या हो गया? सुबह तक तो सब ठीक था, तुम दोनों कितने खुश लग रहे थे, सब इतना अच्छे से चल रहा था, पूछा। अम्मा बेगम ने शिकवा किया। जमरूज ने दिमाग में सोच दिया, पर कोई मखसूस वजह न ढूंढ पाई। मुझे नहीं पता अम्मा बेगम, मुझे सच में नहीं पता। उन्हें अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 आंसू छूटकर उसके गाल पर लड़के। वहीं डॉक्टर साहब मुआयना करके लंबा सांस खारिज करते मुड़े। अपनी ग्लासेस उतार कर उन्होंने मुतफक्किर तासुरात बनाए नवाब साहब को देखा था, जो कब से उसके बोलने के मुंतज़िर थे। दिमाग बहुत तेज प्रोसेस करें, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दूसरे चैप्टर को अमल में लाए, इसलिए प्रेशर में आकर न्यूरॉन्स सुन्न हो गए और वो बेहोश हो गए। तो मेडिकल तजुर्बे से तफसीलात बताकर खामोश हुए। वो कब तक सोच में आएगा। आगा साहब के अंदर संतुष्ट खुदा था। उनसे महदूद की हालत देखी नहीं जा रही थी, कुछ कह नहीं सके। पर नवाब साहब,
ये अलामत अच्छे नहीं है, उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। कल से दूसरी दफा उसे अटैक हुआ। अगर तीसरे अटैक हुआ तो वो आखिरी कितना कैसे रुके थे? तो क्या आगा साहब ने सत्कार किया तो मजबूरन महबूब को पागलखाने में दाखिल करना पड़ेगा। डॉक्टर ने सही हुए जुमला मुकम्मल किया। आगा साहब की आंखें खुल गई, लब कुछ छोड़ दिया, चेहरा सच पड़ने लगा। उन्होंने अपनी से गर्दन मोड़ कर महबूब को देखा था, मुतलक की जिगर जिसे वो जान से ज्यादा चाहते थे, उसे कभी पागलखाने भेजने की नौबत आएगी उन्होंने सोचा ना था। मजीद कुछ तबादला ख्याल करके वो दोनों महबूब के कमरे से बाहर गए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए, जब आगा साहब हाथ कमर के पीछे बांधे ठोस तासुरात बनाए वहीं रुके थे। योशा और तिहान डॉक्टर साहब को रुखसत करनी हवेली से बाहर तक निकल आए। बेदबूर करते डॉक्टर साहब के तासुरात बदल गए। योशा ने चंद रकम उनके सामने किए। डॉक्टर साहब ने नफरत से बारी बारी योशा और तिहान को देखा और उसका हाथ परे किया। इतनी खराब खोर हो तुम दोनों, अपने ही बाप और मासूर भाई से हसद कर रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, तुमने जबरदस्ती झूठ पलवाया मुझसे। तुम दोनों की वजह से न चाहते हुए भी मुझे नवाब साहब का भरोसा तोड़ना पड़ा। डॉक्टर साहब सर पकड़कर अफसोस में दाएं से बाएं करने लगे। अपने औकात में रहो डॉक्टर, बात बोल रहे हो, ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसकी सारी गोलियां तेरी छाती में उतार दूंगा। तिहान ने अपनी पिस्तौल उसके सीने पर रखी। योशा ने हाथ बढ़ाकर तिहान को रोका और एक कदम आगे आकर डॉक्टर के एंड रूबरू आया। क्या हुआ है महाबीर को? उसकी आवाज धीमी मगर लहजा भी लचक था। कुछ नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से बेहतर हो गया। काफी सारे मुस्बत बदलाव आए हैं। डॉक्टर साहब ने इस छोटे हकीकत बताई। योशा और तिहान एक दूसरे को देखा था। क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? क्या कौम इंसान जैसे बन सकता है? अब की बार योशा ने टेस्ट में आते डॉक्टर का कॉलर डिवोर्स किया। उसे नशा की बातें सच छोटी महसूस हुई। वो बीमार नहीं है छोटे साहब। डॉक्टर ने उसके हाथ झुकाकर अपने कॉलर आजाद करवाया। महाबीर की दिमागी हालत साइंसी तौर पर महज कमजोर है, जो कभी भी अपनी आम हालत पर आ सकते हैं। पूरी तरह तो नहीं, पर कम से कम 70 से 80% नॉर्मल इंसानों के दिमाग से काम पे आ सकता है। डॉक्टर ने शिकायती नजरों से बारी बारी उन दोनों को देखा। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। योशा ने हाथ लाकर उसके लिए महाबीर के नॉर्मल होने की नई फिक्र में मुब्तला हो गया था। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो मुझे ऐसा कहा, मैंने वही किया। नवाब साहब को गलत मालूमात है, अब मेरा बेटा वापस करो। डॉक्टर साहब बेबसी से हाथ उठा जाने से इनकार हुआ। हे डॉक्टर, अगर अभी खामोशी से चले गए तो सुबह तक तेरा बेटा अपने घर वापस वन पीस में आएगा, लेकिन अगर तुमने अभी मजीद हंगामा किया तो स्टेट में टुकड़े करूंगा तो समेट नहीं पाओगे। दफा हो जाओ। पीटा गजब ने आकर मोड़ा और डॉक्टर का जबड़ा दबोचकर धमका। डॉक्टर साहब ने खौफजदा होती तरफ बात नहीं मिलाया। दूसरे से पूरे निकल गए। अपनी गिरफ्त से आजाद किया। वो लड़खड़ाते हुए तेज तेज चलते वहां से चला गया। उसे जिंदा क्यों जाने दिया? उसने आगा साहब को हमारी खेल का बता दिया था। तिहान को डॉक्टर का जाना अच्छा नहीं लगा था, नहीं बताया था। अगर आगा साहब को उसके झूठ का पता चला तो भाभी की होश में आती हुई सबसे पहले उस पत्थर को पाएंगे। फिर भी अगर आगा साहब के हाथ से बच गया तो हमसे नहीं बच पाएगा। लुचा ने माने कि इस मुस्कान के साथ रहते जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक अदद सिगरेट निकालकर होठों में दबाया था। दूसरी तरफ महावीर की हालत को जानकर आगा साहब आग को बोला होते थे, जिसका निशाना संभूत करें। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती हो मेरे बेटे पर। उन्होंने गुराते हुए तबादले से पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया और जमरूद दूर होने की कोशिश करती करती तुम अब एक पल जहानी ही होगी। निकल जाओ यहाँ से। उसे घसीटते हुए सीढ़ियों पर रुक गया। सामने उसकी कोई गलती नहीं, जाने दी। अम्मा बेगम ने मनाना चाहा पर नवाब का हमीद एहसानी अपने वकारो जलाल में थे। उन्होंने दीपा बेगम की एक न सुनी। आगा साहब अब उसे ऐसे नहीं निकाल सके। मेरा निकाह हुआ है महावीर से, जमरूद हिम्मत करके बोले। तो अमीर साहब आधी सीढ़ियां उतर के पहली रुके और वहशतनाक नजरों से उसे घेरा। तुम्हारा निकाह मैंने महावीर से करवाया था और अब मैं ही खत्म कर रहा हूं। अब से तुम दोनों का रिश्ता खत्म। और फिर से जोर देते उसे खींचते गए। शामिर रुक जाए, शामिर रुक जाए। अम्मा बेगम ने वहां से कोशिश की, अब बीच में आई तो उसके साथ साथ आपको भी निकाल दूंगा। उन्होंने दीपा बेगम को धमकाया। वो आप दीदा होती पीछे होगी। जमरूद न चाहते हुए भी उनके पीछे चलते हुए उसका किसी भी तरह बस नहीं चल रहा था। अम्मा बेगम परेशान तासुरात बनाए उनको रोकी भी नहीं, पर शामिर साहब के नजदीक को इस वक्त पहुंची ही नहीं। शोर शराबा सुनकर मनसा हमना भी बाहर आ गई थी। रोज रोज नया तमाशा, चैन से सोने भी नहीं देते। मनसा ने तफिया अंदाज में सर झटका। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। जमरूद ने सोफे का बाजू पकड़कर उनका खींचा तानी रोकी। बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने चिल्लाते हुए जमरूद को झगड़ा दबोचा। माहौल में पिंक टॉप खामोशी फैल गई। उनकी धार इतनी ऊंची थी कि गेट के पास खड़े यूशा और तिहान डरते हवेली के अंदर को लगते। मेरे लिए महावीर की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं और तुम उसके लिए खतरा हो, और मैं अब तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी बात को दांत पर दांत रमाए, आंखों में सुर्खी हमारी से घुराए। जमरूद की आंसू बहने के लिए उसके हाथों में कपकपी होने लगी। सोफे पर से गिरफ्त कमजोर पड़ गई। आपकी बार अगर साहब ने उसका बाजू खींचा तो वो कटी दौड़ की तरह आगे बढ़ गई थी। शामिर रुक गए। इतनी रात को ये कहाँ जाएगी? दीपा बेगम ने हिचकिचाते हुए एक और कोशिश की। आप उसके साथ निकाल दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने एक तरफ लहजे में टाइट कही। दीपा बेगम ने
दीपा बेगम भी इख्तियार से नफी में हिलाती पीछे हो गई। आका साहब ने मेन गेट के सिरे पर आकर जब उसको बाहर की कीमत निकला वो बल खाते रह गए। ड्राइवर इससे घर छोड़ कर आओ। इतनी ही ऊंची धार से ड्राइवर को मुखातिब किया गया। मैं वहां नहीं जा सकती, मेरे बाबा शर्म से मर जाएंगे। उसे रोनी हुई आवाज से कहा। आंसू जबत करके उसने सर झुकाया हुआ था। तो अपना कोई और ठिकाना बता देना, क्योंकि यहाँ से तो तुम अभी इसके वक्त जा रही हो। आखिरी हुक्म सादिर करके वो अंदर की सिमत मर गया। अम्मा बेगम मायूसी से सर झुकाकर उनके पीछे चल पड़ी। बाकी अफराद तो उसमें सिरे से दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने अपने मुंह पर हवेली का गेट बंद होते देखकर मुझे सख्ती से दी। उसके पास अपने माँ बाप के पास जाने के अलावा कुछ चारा नहीं था।